हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों की तह तक लेकर के जाने की कोशिश करते हैं और वो जानकारियां मुहैया कराने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। अभी हाल ही में खबर आई है कि जम्मू कश्मीर से भारत सरकार रोहिंग्या जो रेफ्यूजीज हैं उनको वहां से वापस म्यांमार भेजने की शुरुआत कर रही है, जिस पर यूनाइटेड नेशंस से भी एक एतराज आया है कि इन लोगों को वहां ना भेजा जाए जहां इनकी जान को खतरा हो। और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इसको कहा है कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसके मुताबिक अमल किया जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर खुद जम्मू कश्मीर में इस मौजू पर, इस सब्जेक्ट पर क्या कुछ रिएक्शन है अवामी तौर पर और सियासी जमातों की तरफ से। वेलकम है जनाब सिप्ते मोहम्मद साहब, आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि ये मसला, जबकि अभी तक खास तौर पर म्यांमार में अभी फौजी हुकूमत है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है और वहां से खबरें अच्छी नहीं आ रही, और इसी फौज ने वहां रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद किया था, जिसके नतीजे में 10 लाख से ज्यादा लोग बांग्लादेश में और मुख्तलिफ मुल्कों में भी रह रहे हैं। भारत में 40,000 है, उनमें से तकरीबन 10,000 जम्मू कश्मीर में बताए जाते हैं। इस फैसले के बाद क्या सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, कैसा रिएक्शन है? देखें, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर एक रियासत नहीं है और ये नई दिल्ली के तसल्लुत में है। यानी एक यूटी का दर्जा इसको दिया गया है 5 अगस्त 2019 को। अगर आप उससे पहले की बात मैं बताऊं तो जो जम्मू की इलाकाई जमातें हैं, जिसमें भाजपा और दीगर जमातें शामिल है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो ये लोग हैं जो वहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके मुतालिक उन्हें काफी खदशात हैं, क्योंकि उनका ये इस्तदलाल था कि यहाँ पर उनकी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। ये उनका इस्तदलाल है, लेकिन उसके बाद इस मसले को छेड़ा नहीं गया और 2019 को जो यहाँ यूनियन टेरिटरी बनाई गई और जो खुसूसी अख्तियार जम्मू कश्मीर को थे वो खत्म कर दिए गए। उसके बाद एक मुहतात तरीके से एक यानी इसको एक मुनज़्ज़म तरीका कहा जा सकता है, एक मुनज़्ज़म तरीके से ये बताया गया कि जो ये लोग हैं इनकी घर वापसी होगी और इसमें हुकूमत हिंद ताउन फराहम करेगा। तो जब मुकामी जमातें या अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो बयान सामने आया है, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया है, उन्होंने कहा कि चूंकि ये लोग यहाँ पर हैं और कहीं पर ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, हम इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर करना चाहते हैं और इनके लिए उन्होंने डिटेंशन सेंटर्स भी बना रखे हैं। अभी जो लोग इन्होंने लिए हैं उनकी तादाद गालिबन 169 बताई जाती है, और कई अखबारों ने ये लिखा है कि नहीं, ये तादाद इससे ज्यादा भी है। मुकामी जमातों का जहां तक ताल्लुक है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह भी हैं और रियासत के 3 टाइम के वजीर आला भी रहे हैं, उन्होंने इंतजामिया और नई दिल्ली से ये अपील की है कि इस मसले को एक इंसानी नुक्ते निगाह से देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस मुल्क से ये राह फिरार इख्तियार किए हुए हैं वो इनका मुल्क है, लेकिन जो हालात वहां के हैं, जिस तरह से इन मुसलमानों पर मजालिम डाले गए हैं, इसीलिए ये अपनी जान को बचाने के लिए हमारे मुल्क में आए हैं। तो हमारे मुल्क का ये फर्ज है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जो CPIM है, जिनको लेफ्टिस्ट कहा जा सकता है, उनका भी उन्होंने भी LG इंतजामिया से अपील की है कि इस मसले को सियासी नवीयत के बजाय एक इंसानी नुक्ते निगाह से देखने की जरूरत है। लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस बार इससे पहले जो भी जमातें हैं वो क्या, उनका क्या मौक़िफ़ है या वो क्या कह रहे हैं इन रोहिंग्याई मुसलमानों के बारे में, लेकिन इनका ये मानना है कि इनको बाज़ाब्ता तौर पर इनकी तादाद का मालूम होना चाहिए, इनको रजिस्टर किया जाएगा, कहाँ पे ये लोग रहते हैं, ये तमाम तर जानकारी इंतजामिया के पास होना बहुत जरूरी। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये उनके उनके खुद की तरफ से कहीं कोई रिएक्शन मीडिया में या कहीं आ पाता है, या वो सिर्फ मजबूर हैं, जिस तरह से सरकार उनके साथ जहां ले जाए, जैसा करे, जैसा रखे, वो उसके लिए मजबूर है, या कभी
کوئی وہاں کے مقامی میڈیا میں کبھی ان کا بھی اوپینین، ان کا ریئیکشن بھی کبھی آتا ہے؟ دیکھیں، جو یہاں کے مقامی روزنامے ہیں ان میں سے کئی ایک روزناموں نے ان کے متعلق ابھی جب یہ واقعہ رونما ہوا اس کے بعد ان کے انٹرویوز، جو یہ متاثرین ہیں، جو یہ مہاجرین ہیں، جو ہجرت کیے ہوئے لوگ ہیں، ان سے انہوں نے بات کی ہے، تو وہ دل دہلانے والے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ملک میں یعنی میانمار میں کیا گزری ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جان کے پناہ کے لیے راہ فرار اختیار کی، اور اس میں کئی ممالک جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے اور ہندوستان کا بھی انہوں نے رخ کیا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ابھی تک یعنی تاحال جو یہاں پر صورتحال تھی وہ ان کے حق میں تھی، انہیں کسی قسم کی اذیت نہیں دی گئی تھی، اور اب بھی انہوں نے انتظامیہ سے یہ کہا ہے کہ اگر وہ انہیں رجسٹر کرنا چاہتے ہیں انہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ان کے ملک کے حالات یعنی ان کے موافق نہ ہو جائیں، یعنی ان کے جان و مال کا تحفظ یقینی نہ بنایا جائے، تب تک انہیں ڈپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اچھا، ابھی ایک خبر اور بھی میں نے دیکھی تھی جس میں بتایا گیا کہ جموں میں ایک جیل ہے، وہاں ان کی بڑی تعداد ان کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ ڈیٹینشن کیمپ الگ سے کوئی چیز ہے؟ جس طرح سے پورے ہندوستان میں جس پر ڈیبیٹ ہوا تھا این آر سی سی اے اے والے معاملے سے جوڑ کر کے، کیا ایسے ڈیٹینشن کیمپ جموں کشمیر میں پہلے سے موجود ہیں؟ نہیں، میں اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو لوگ انہوں نے جو میں ان کی گرفتاری کہوں یا جنہیں باضابطہ طور پر پولیس اور انتظامیہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، ان کی تعداد 169 بتائی جاتی ہے، اور انہیں جہاں رکھا گیا ہے اسے ڈیٹینشن سینٹر کا نام تو انتظامیہ نے ابھی تک تو نہیں دیا ہے، وہ صرف ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ ہمارے یہاں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحیح تعداد ہمیں معلوم ہو، اور یہ بھی پتا ہو کہ یہ ہمارے خطے میں یا ہمارے علاقے میں کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارے جموں کشمیر کے حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ یعنی ان کا موقف ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو یعنی انتظامیہ کی نظر میں ہونا چاہیے۔ کیا ایسی بھی کوئی خبر ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو بیان آیا ہے، کیا یونائٹڈ نیشنز میں جو ریفیوجی کمیشن ہوتا ہے ان کے یہاں بھی یہ کوئی رجسٹر ہے یا نہیں؟ ان کے کچھ کارڈ ہیں کہ نہیں؟ آئی ڈی کارڈز ہیں یا بالکل بغیر کسی ڈاکومنٹ کے ہیں؟ کس طرح کے یہ ریفیوجیز ہیں؟ کیونکہ یہ کچھ دلی میں بھی آئے تھے، کچھ جگہوں پر دلی میں بھی ہے۔ آپ کے یہاں کیا کوئی یونائٹڈ نیشنز یو این ایچ آر سی جسے کہا جاتا ہے، وہ کہیں کوئی ایکٹیو ہے؟ ان کو کوئی کارڈ یا مہینے میں کچھ مدد بھی ان تک پہنچ پاتی ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو ایسے اطلاعات نہیں ہے کہ ان کو سرکاری سطح پہ کوئی مدد فراہم کی جا رہی ہو، لیکن میں یہ بتاؤں کہ جو پروسیس جموں کشمیر انتظامیہ نے شروع کیا ہے، اور یہ جو بیانات جس میں یونائٹڈ نیشن کی بات بھی آپ نے کی ہے وہ سامنے آیا ہے، تو انتظامیہ نے یہی کہا ہے کہ انہیں باضابطہ طور پر رجسٹر کیا جائے۔ اگر یہ برس برس سے یہاں رہے ہیں، ان کی موجودگی کا انتظامیہ کو کوئی یعنی علم تو ہے، لیکن ان کی تعداد کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور انہیں باضابطہ طور پر رجسٹر کر کے ایک پہچان دی جائے گی۔ جو لوگ رضاکارانہ طور پر واپس جانا چاہتے ہیں ان کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت ہند ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ اچھا، یہ وقت ایسا ہے جس وقت یہ خبر آ رہی ہے جموں کشمیر سے، ویسٹ بنگال میں الیکشن ہو رہے ہیں، کئی اسٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ اب سے پہلے بھارت سرکار نے 10 سے کم لوگوں کو میزورم کے راستے میں ہمار بھیجا تھا، اور اس کی بڑی پبلسٹی کی گئی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کا وقت دیکھ کر کے اپنی ووٹوں کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، چاہے وہ روہنگیا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف کوئی کارروائی کر کے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ آپ چونکہ جرنلسٹ ہیں، چیزوں کو بہت دور تک دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے اس کو ہر زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو رد عمل سامنے آیا ہے اور فوری طور پر جو معاملات سامنے آئے ہیں، اس کے بعد مجھے اس میں لگتا ہے کہ اس میں اب تاخیر ہوگی، کیونکہ دیکھیں مقامی سطح پہ سب چیزوں سے نپٹنا اس رجیم کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اب یونائٹڈ نیشن کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور جو ایگریشن اس سے پہلے ہوا کرتا تھا، جو وہاں کی شدت پسند جماعتیں تھیں، وہ ان کے بارے میں جو ان کے بیانات ہے، یہ جو ان کا رویہ تھا
وہ अपनी जगह है, लेकिन इंतजामिया ने बड़े मोहतात अंदाज से कदम उठाया है और वो इस किस्म का कोई भी तासुर देने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका यही सिर्फ और सिर्फ जो भी अभी तक, मैं ताहाल बात करूंगा, ताहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन इसके देखें, एक तो अया मामलात होते हैं और एक पिनहा मामलात होते हैं। तो जो पिनहान मामले हैं उसकी तरफ इशारा जो आपने किया, इसको यानी कतई उस नजर से देखना भी सही होगा, ये मेरा भी मानना है। क्योंकि एक सियासी मामलात होते हैं, जब भी इस मुल्क में, हमारे मुल्क में जब भी ऐसे मामलात, इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो ऐसे मसाइल को उजागर किया जाता है जिससे बिल्कुल रास्त तौर पर पॉलिटिक्स को फायदा पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और खास कुछ बताना चाहते हैं इस पहलू, इस पर, रोहिंग्या वाले मामले पर, और कश्मीर में खुद अब कैसे हालात हैं, क्या है, क्या जिंदगी नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है श्रीनगर में, जो कि एक लंबे वक्त से कोरोना से पहले से भी आप लॉकडाउन में हैं, अब क्या सूरत हाल है? वहां के हालात कुछ थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को ये महसूस हो सके कि कश्मीर में अब कैसे। बिल्कुल खामोश। अभी अभी यहाँ पे कोई यानी जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वो अपनी जो उनकी सियासी सरगर्मियां हैं, मैं ये कहूंगा कि अगर मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन 99% उनकी सरगर्मियां बहाल हुई हैं। ताहम जो दूसरा खेमा है, उनकी जो प्रेजेंस है, वो अगर सेंटिमेंट की हद तक देखें तो है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है वो अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, उसमें अगर इंतजामिया का माने तो वो कहते हैं कि खातिर का तब्दीली आई है, लेकिन तशद्दुद आमेज वाकयात में मुझे अभी तक कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। आए रोज इनकाउंटर्स हो रहे हैं। बाकी मैं ये सियासी मामला जहां तक है, अभी यानी जो गुज़श्ता जुमे को ये एक ऐलान हुआ था कि जो मीरवाइज है कश्मीर के, जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सरबराह है, उनकी रिहाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद एक छोटा सा वाक़या भी रोनुमा हुआ। लेकिन हुकाम और इंतजामिया का ये मानना है कि मुकम्मल तौर पर जो भी यहाँ की सूरत हाल है वो उनके काबू में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सिफ्ते मोहम्मद साहब, आपने श्रीनगर से हमारा साथ दिया और वहाँ के हालात बताए, और रोहिंग्या रिफ्यूजीज के सिलसिले में जो कुछ वहाँ सियासी सरगर्मियां हैं वो भी आपने बताई, और उनके खुद जिंदगी कैसी गुजर रही है, किस तरह से वो एक तरह से डिटेंशन में है, उसका नाम कुछ भी लें, जेल में हो या किसी डिटेंशन सेंटर में, लेकिन ये कि वो बहरहाल सरकार के पाबंद है और उनको रजिस्टर करने की बात की जा रही है। अब आने वाले वक्त में उनको कब डिपोर्ट किया जाएगा, म्यांमार भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, वो फैसला भारत सरकार करेगी, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं वो आपने बताए। बहुत बहुत शुक्रिया सिफ्ते मोहम्मद साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। सोने सब मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।